हेलो एंड नमस्ते टू पंजाब केसरी। वेलकम टू पंजाब केसरी एंड नवोदय टाइम्स। मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की जो गेस्ट हैं और जिनके साथ मैं आज बैठा हूं, अगर मैं याद करूं कि मैंने पहला वो कौन सा कंटेंट फैमिली के साथ देखा था, तो वो था अंताक्षरी, जिसमें वो थी मैं हूं पल्लवी जोशी के साथ। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है, बहुत कम मुलाकात होती है, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और प्रमोशंस कभी कभी लूप पे चल जाते हैं जहाँ बार बार वही चीज़ रिपीट होती है। आप प्रमोशंस को कैसे लेते हो? हेक्टिक पाते हो, फन पाते हो, या जस्ट टेक इट कि अब तो एक्टर्स का एक्टिंग जो साइन करते हैं उसमें तो प्रमोशंस इंक्लूड ही हो गए हैं? मेरे लिए ना प्रमोशंस बहुत एक दे मीन समथिंग टू मी, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, जिस तरह की फिल्में हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बातें होती हैं, क्योंकि फिल्में पॉलिटिकल होती हैं जी। लेकिन जो सिनेमा के बारे में बात होती है वो मुझे करनी होती है बात, वो मैं कभी कर ही नहीं सकती। तो प्रमोशंस का जो दौर होता है ना, वो मेरे लिए सबसे, आई लव दैट बिकॉज देन आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट सिनेमा। या बिल्कुल, जो मेरा आउटलेट, हाँ, जो असली पैशन है। तो क्यों बनाया हमने, कैसे बनाया, क्या हुआ, एक्टर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो ये सब ज़रूरी है। इन चीज़ों के बारे में भी बातें करना ज़रूरी है। बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो पहले मैंने ट्रेलर देखा, उसमें एंड में आप आते हैं और आई थिंक एक वन टेक शॉट है, पर रोल के बारे में कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। आप बताइए क्या है वो एंड की चीज़ जिसमें तो मेरे किरदार का नाम है उसमें माँ भारती, और इससे ज़्यादा कुछ और बताने की जरूरत तो है, तो आप समझ ही गए होंगे व्हाट आई एम प्लेइंग। तो बस यही है, और वो जो लास्ट के जो एक्सप्रेशन है वो मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह देता है कि माँ भारती क्या महसूस कर रही है उस वक्त। बिल्कुल। तो एक आज तक का मेरे ख्याल से मैंने किया हुआ सबसे कठिन किरदार है ये, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों में तो आप थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा कहीं से आप फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं। जैसे राधिका मेनन करने के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे, मैंने इंटरव्यूज़ पढ़े थे, मैंने थोड़ा अपना रिसर्च किया था जी। इस रोल को करने के लिए। मतलब रिसर्च वगैरह तो अपनी जगह था ही सारा, लेकिन उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि वो कैसी होंगी, कि वो दिखेगी कैसे, वो बिहेव कैसे करेगी, वो बात कैसे करेगी, उसका टोन कैसा होगा, उसके अंदर कितनी जान होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच के रियाज कर के ही मैं इस कैरेक्टर की मतलब शूटिंग तक पहुंच पाई। बिल्कुल। और पहले दिन भी मैं शुरू से विवेक को कह रही थी कि नहीं, कास्ट एन ओल्ड वुमन फॉर दिस, मुझसे मत करवाओ ये। अच्छा। एंड विवेक सेड कि नहीं, मुझे तुम्हीं से करवाना है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ इसमें वो मैंने तुम्हीं को इमेजिन करके मैंने ये कैरेक्टर लिखा है। तो मैं तो जिस दिन शूट करने जा रहे थे उस दिन पे मैं कह रही थी कि कुछ हो जाए भैया, इसको एक अच्छी औरत मिल जाए, एक्ट्रेस जो कि इस रोल को मतलब शी कैन लुक लाइक माँ भारती। पर फिर फाइनली व्हेन वी रीच्ड द फर्स्ट डे, तो जैसे अंताक्षरी के वक्त भी मेरा हुआ था, क्योंकि गाना तो है ही फैमिली में शुरू से, लेकिन मैंने कभी उस तरह से उसका रियाज नहीं किया था। तो पहले दिन शूटिंग के मैं बहुत नर्वस हो गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को ये बात बताई कि अभी अगर मैं डरूंगी तो मेरा गाना भी खराब हो जाएगा, जितना आता है उतना भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डर, यही सोच के आगे बढ़ो। मैंने वही चीज़ इस फिल्म के दौरान भी की। पहले दिन सेट पे पहुंची, मैंने कहा अब जितना करना था कर लिया, अब उसके बेसिस पे आगे बिल्कुल कंसंट्रेशन करके अपना कैरेक्टर निभाओ, वरना जो सोचा है वो नर्वसनेस में वो भी खराब हो जाएगा। कभी कभी ज़रूरी होता है अपने आप को ही पीछे से पैड करना, चाहे वो शुरुआत में हो चाहे अभी हो। हाँ, पैड करने से ज़्यादा मेरे ख्याल से एक अपने आप को रोकना किसी लेवल पे आके कि बस इसके आगे नहीं कर सकते आप तैयारी, भाई अभी परफॉर्म करो, ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब मुझे पता है आप कब से एक्टिंग कर रहे हैं, आप 3 नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं, आप बहुत वो रोल भी, वो सीन भी आपने बहुत कंप्लीट वे में किया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप शूटिंग कर रहे थे तो कौन सा एक दिन था जहां आपको थोड़ी मुश्किल ज़्यादा हुई किसी एक इमोशन को इमोट करने में, और जब आपने कर लिया था लाइक यार डिड इट, पर बहुत चैलेंजिंग था? एक सीन हमने
एक्चुअली हम शूट कर रहे थे और हमने सीन शूट कर लिया पूरा, लेकिन कोई लाइट की प्रॉब्लम हो गई कि जो एक्चुअली सैनी, अतर सिंह सैनी जो है हमारे डीओपी जी, वो एक्चुअल सन का सोर्स यूज कर रहे थे, तो वो सन शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो आंखों में लाइट चाहिए थी मुझे वो निकल गई है, तो ये क्लोजअप कल कर लेते हैं। मैं कह रही थी नहीं प्लीज कर लो, आज प्लीज कर लो, किसी भी तरह से कर लो। तो कहते नहीं, पहले भी मैजिक चला गया है ना, आई कांट डू इट टुडे। अच्छा, बना हो गया। ऑब्वियसली आई मीन यू आप मैं ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो आज ही करना है, आपका क्या कैमरे की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। सो नेक्स्ट डे जब हम लोग आए वापस, तो वो सुर लगना ना, उसी दिन का सुर लगना, उसमें थोड़ी मुश्किलात हुई। और मैंने बहुत रीटेक किया उस दिन, मुझे याद है। विवेक कह रहे थे पहले भी ठीक हो रहा है, मैंने कहा नहीं विवेक, वो सुर नहीं लग रहा है, वो सुर नहीं लग रहा है। वो भी ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये भी देखा है, आप सारे अपने फिल्म्स में रिलीज़, इंडिया में रिलीज़ से पहले आप लोग बाहर देश भी जाते हो, वहाँ बहुत सारी स्क्रीनिंग्स रखते हो और बहुत सारे NRIs देखते हैं। तो दो चीज़ें होती होंगी, एक तो जिनको कुछ नहीं पता, जो ऑलरेडी अपने कंट्री, अपने रूट से दूर हैं, उनको भी एक रियलाइजेशन होता होगा, एक कनेक्ट फील होता होगा, और कुछ लोगों के लिए वो नॉस्टैल्जिया होता होगा क्योंकि उन्होंने वो स्टोरी सुनी होती हैं और रिएक्शंस बहुत ऑर्गेनिक हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि पहले हमेशा वहाँ स्क्रीन होती है? डज दिस एक्ट एज अ वेरी गुड लिटमस टेस्ट एज एन आर्टिस्ट? आप अगर इस पर बताएं। सी आई टेल यू, पहली बार हमने ये क्यों किया, कश्मीर फाइल्स के वक्त हमने किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि जो रिसर्च था हमारा सारा जी, वो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ हमारे सारे US और UK में हुए थे। अब जैसे आपको पता है कि जब वो निकले कश्मीर से, तो ये पूरा का पूरा समुदाय जो है पूरा तितर बितर हो गया, एक किसी जगह पे वो नहीं रहे जी। जम्मू में है कुछ लोग, दिल्ली में है कुछ, पुणे में है कुछ, बैंगलोर में है कुछ, सिंगापुर में है कोई, ऑस्ट्रेलिया में है। एक बहुत बड़ा उनका तबका जो है लोगों का वो US चला गया है। अच्छा। और बहुत सारे लोग UK में भी हैं। तो जब इनके हमें इंटरव्यूज़ करने थे, तो ये सारे इंटरव्यूज़ US में ऑर्गेनाइज हुए। अच्छा। तो मैंने और विवेक ने US और UK में इंटरव्यूज़ किए, हमारी टीम ने यहाँ जम्मू में और दिल्ली में और पुणे में इंटरव्यूज़ किए। ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ जूम इंटरव्यूज़ किए। उसके बाद और कहीं सिंगापुर से भी शायद हमने किए थे। तो चूंकि सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़, सबसे ज़्यादा संख्या में लोग US में थे, और US में एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, अच्छा, GKPD कहते हैं उसको। तो उनके जो फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने ही हमें अप्रोच किया था फिल्म बनाने के लिए। तो उनका ये था कि हम अपनी कम्युनिटी को पहले फिल्म दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमने कहा जैसे ही फिल्म होगी हम बिल्कुल आएंगे। तो जितने शहरों में उनके लोग बसे हुए थे भारी संख्या में, उतने शहरों में हमने उसके प्रीमियर्स किए, ताकि उनको एक समझ में आए कि उनकी बात लोगों तक हमने जो रखने की कोशिश की वो सही है कि नहीं जी, बिकॉज उनका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जब दिल्ली फाइल्स की बात आई, तो वो सब के सब उन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट टू डू द सेम थिंग अगेन। क्योंकि दिल्ली फाइल्स कह रही हूँ, बंगाल फाइल्स, क्योंकि बंगाल फाइल्स का जो हीरो है हमारा, वो हमने कश्मीरी पंडित दिखाया है। और मेरे ख्याल से पहली बार शायद हिंदी फिल्मों की हिस्ट्री में जो लीड है, वो हमेशा हमने बहुत पंजाबी लीड एक्टर्स देखे हैं, लेकिन पहली बार कोई कश्मीरी पंडित लीड एक्टर कैरेक्टर एज अ कश्मीरी पंडित पहली बार देखने को मिलेगा। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि नहीं, देन वील डू द सेम थिंग। आई थिंक इट्स अ गुड वे टू डू इट। ऑल्सो कमिंग बैक टू द फिल्म बंगाल फाइल्स पे हम आते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? जो एक आइडिया होता है ना ऑन पेपर, व्हेन इट बिकम्स अ रियलिटी कि इस पे मूवी बनानी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और कास्टिंग प्रोसेस, मैं उसके बारे में तो बहुत जानना चाहता हूँ क्योंकि कास्ट भी बहुत वन ऑफ अ काइंड है और कंप्लीट है। जी। बंगाल फाइल्स की बात तो हमने बहुत पहले से सोची हुई थी, क्योंकि हमने जब, जैसे आप जानते हैं, हमने ट्रिलॉजी बनाने की जब सोची, तो ये 3 ट्रूथ, जस्टिस एंड राइट टू लाइफ, जी, ये हमने सोच रखा था पहले से। पार्टीशन पे हमें बनाना था, ये हमने ये भी सोच रखा था। अच्छा। डायरेक्ट एक्शन डे होने वाला है, हमने ये भी सोच के रखा था। लेकिन चूंकि कहानी तब लिखी नहीं थी, क्योंकि रिसर्च पूरी हाथ में पूरा आया नहीं था तब तक, तो वी डिडंट नो एग्जैक्टली अनफोल्ड कैसे होगा। तो इसलिए हमने उसका नाम दिल्ली फाइल्स रखा था, क्योंकि जो भी
पॉलिटिक्स होती है उसका हब तो दिल्ली है, तो दिल्ली से सारा स्टेम निकलता है। और तो इसलिए द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, ये हमने उसका नाम रखा था। ये वर्किंग टाइटल था हमारा। रिसर्च कंप्लीट हो गया, जब स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी, वो शूट वूट हमने की, तो ये वर्किंग टाइटल हमारा चलता ही रहा। एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय दैट टाइटल, तो मैं विवेक को चेंज नहीं करने दे रही थी। और विवेक मुझे बार बार कह रहे थे दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, ये ऐसे ऐसे क्यों, मतलब ये कान पकड़ने वाली बात है, सीधा सीधा बंगाल फाइल्स इसको कह देते हो। तो मैं विवेक को कहती रही कि नहीं लेट्स नॉट चेंज द नेम, लेट्स नॉट चेंज द नेम। तो फाइनली आई थिंक उन्होंने कोई पोल वोल किया था ट्विटर पे कि जब फिल्म बंगाल के ऊपर है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल, ऑडियंस पे ही दे दिया। हाँ, तो देन वी रीनेम्ड इट द बंगाल फाइल्स। तो ये इसकी जो रिसर्च है पूरा, ये 2020 में हमने शुरू किया था। ओके, कश्मीर फाइल से भी पहले? कश्मीर फाइल्स भी। अच्छा। हुआ ये कि कश्मीर फाइल्स की शूटिंग करने हम मार्च में कश्मीर जाने वाले थे, और तभी सब बंद हो गया था कोरोना की वजह से, लॉकडाउन। तो जब घर में बैठे सब, तो और क्या करते, तो चलो एक रिसर्च और एक नया शुरू कर देते हैं। हमने शुरू ही, मतलब पहले से पढ़ना वढ़ना तो शुरू किया था, लेकिन उस वक्त में वो जो 3-4-5 महीने जो घर पे बैठना पड़ा था सबको, उसमें वो बहुत इंटेंसिफाई हो गया हमारा रिसर्च। बिल्कुल। और वहाँ से एक्चुअली मतलब डायरेक्ट एक्शन डे पे कुछ बनाएंगे, ये वहीं से हमारा तय हो गया था। ओह वाओ, दैट वाज 5 years ago। तो 5 साल से ये रिसर्च चल रहा है, बिल्कुल। और कुछ 18,000 पेजेस की कुछ समरी है। तो ये मतलब आई डोंट नो हाउ विवेक मैनेज्ड टू राइट अ स्क्रिप्ट, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्स जब आपके सामने आती जी हैं, बिल्कुल, तो उसमें से एक स्टोरी निकालना, और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल। तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी हमने पहली बार, तो बहुत हिल गए थे हम सब लोग, क्योंकि ये बहुत इजी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब इसकी इंटेंसिटी को जो सही जस्टिफाई कर सके, उनको कास्ट करना था हमें, मतलब एक्टर्स को भी और हमारे क्रू मेंबर्स को भी। तो मैंने कहा इसकी कास्टिंग हर तरह से परफेक्ट होनी चाहिए, इसकी डीओपी की भी कास्टिंग होनी चाहिए, इसके कॉस्ट्यूम्स की भी कास्टिंग होनी चाहिए। तो हमने काफ़ी सोचा उसके बारे में, एंड we got Attar Singh Saini involved in this. I think he's one of the best cinematographers that we have. जी। Then for costumes हमने we got Veera Kapoor. Veera Kapoor is just one. बिल्कुल, नेशनल अवार्ड जीता है उन्होंने। धम सिंह जी। और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए we approached Rajat Poddar. अच्छा। Because Rajat is one of the best in the industry. बिल्कुल। Unfortunately, जैसे ही हमारे सेट्स बनने शुरू हुए, Rajat was in London that time shooting for Houseful. He got a massive cardiac arrest and he died. Oh, damn. तो it was a very big loss to us, और इतना मतलब ऐसा सेटबैक था कि क्योंकि रजत इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसमें। रजत खुद बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाली बहुत अच्छी बोलते थे, और समझते थे वहाँ की वो सारा इथॉस समझते थे। ये तो पैशन प्रोजेक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल था, और उनकी 100वीं फिल्म थी ये। ओह। और सब अपने टीम को हमेशा कहते थे कि कुछ भी हो जाए, इसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो देन व्हेन ही वाज नो मोर, तो हम थोड़े से लॉस्ट हो गए, करें क्या। तो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में तो खैर बाकी लोगों ने कुछ और प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स ले लिए, लेकिन इनकी टीम हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि ये हमको रजत की मेमोरी में हमें ये करना है, तो आप प्लीज़ किसी और को मत लीजिए इसमें। वर्किंग सारी हमारी हो चुकी है, अभी बस एग्जीक्यूशन है, तो गिव अस अ चांस टू डू इट। अरे वाह। तो प्रदीप बैनर्जी जो एसोसिएट प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे, तो वी सेड ओके यू कंटिन्यू डूइंग इट। और मैं आपको बता नहीं सकती इतना गजब काम किया, इतना गजब काम किया, मतलब wherever Rajat is, he'll be extremely proud of his team. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी टेक्निकल टीम जब हमारी when it fell in place, तो विवेक ने चूंकि कश्मीरी पंडित उन्होंने सोचा था, और जो शिवा पंडित जो बच्चा कश्मीर फाइल्स में मर जाता है, तो विवेक का ये सोचना था कि अगर वो नहीं मरता तो क्या होता। तो शिवा पंडित को रेसरेक्ट करते हैं, तो उन्होंने जब रेसरेक्ट किया, तो देन ही सेड दैट आई वांट ओनली दर्शन टू प्ले दिस। तो विवेक के दिमाग में दर्शन पहले से थे जी। और कुछ जो हमारे कैरेक्टर्स, जैसे ताशकंद में मिठुन दा ने ताशकंद फाइल्स की है, उन्होंने कश्मीर फाइल्स की है, तो
उनको तो होना ही था जरूरी इसमें। है। तो विवेक ने खास वो मैडमैन का जो किरदार है वो मिठुन दा के लिए ही लिखा। ट्रेलर में ढूंढ रहा था मैं, दिखे नहीं मुझे। हाँ, और अगर मिठुन दा नहीं करते तो विवेक वो कैरेक्टर ही निकाल हटा देते देते। पूरी फिल्म से, फिर किसी और के बस की बात नहीं थी वो जी करना। जी जी। और फिर यंग भारती हमें ढूंढनी थी, तो इतनी सारी ऑडिशंस की हमने, इतनी सारी ऑडिशंस की, मिल ही नहीं रही थी लड़की। एंड देन फाइनली आउट ऑफ नोवेयर सडनली वी सॉ सिमरत कौर। और मैं, पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कैमरे के सामने या नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आजकल होते हैं ना, जी तो हमें कोई ऐसी चाहिए थी कि जो रियल भी लगे। बिल्कुल। तो when we saw Simrat, we all of us actually fell in love with her. कि ये इतनी innocent है और इतनी खूबसूरत है, वो अनटच्ड चेहरा है उसका, बिल्कुल बिल्कुल जैसे रॉ फेस कहते हैं वैसे। बिल्कुल जैसे पहले होता था। हाँ, तो हमने कहा then this is our भारती, we found भारती। वाह। एंड हमने एक और उसमें कैरेक्टर है अमरजीत, तो उसके लिए हमने ही इज अ सिक सोल्जर, तो उसके लिए वी हैड कास्ट समबडी, है वो पॉपुलर एक्टर है, लेकिन हर चीज़ पे इश्यूज होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट को लेके इश्यूज, डेट्स को लेके इश्यूज, पैसे को लेके इश्यूज, इसको तो विवेक फाइनली गॉट वेरी फेड अप। ही सेड नहीं यार, ये मतलब दिस इज नॉट वर्किंग आउट। बिल्कुल। तो इतने में हमें एकलव्य ने क्विक फिल्म बनाई है पहले खुद ही जी। तो वो उसकी लिंक बार बार विवेक को भेज रहा था कि सर आप ये देखिए, सर आप ये देखिए। विवेक ने देखी नहीं थी उस दिन, पता नहीं कैसे विवेक ने अपना व्हाट्सएप खोल लिया, he just saw it and he sent me the audition. He said पल्लवी इसको देखो, ये लड़का देखो कैसा है। तो मैंने कहा यार he looks very nice, तो मैंने कहा इसको सीन भेजें क्या, तो कहता है भेज के तो देखो अमर का इसको सीन। We sent him the scene and believe you me, जितनी ऑडिशंस हमने अमर के लिए ली थी, इंक्लूडिंग द पर्सन दैट वी हैड कास्ट, सबने एक ही तरह से उसमें वो सीन किया था, ऑडिशन वाला जो सीन जी। एकलव्य ने कुछ और ही कर दिया और इतना फ्रेश अप्रोच लगा मुझे वो। आई सेड यार ये इसने सोचा कैसे, बिकॉज दिस इज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये कोई बहुत ही जो क्या कहते हैं मंझे हुए एक्टर्स हैं, वही ऐसा सोच सकते, जो अक्लमंद एक्टर्स। तो मैंने इमीडिएटली वो भेजी क्लिप मैंने विवेक को, मैंने कहा आई थिंक वी फाउंड आवर अमर। और फिर आ गया वो, एकलव्य वाज कास्ट आफ्टर दैट। एंड बाकी तो खैर जैसे प्रियांशु है, दिव्येंदु है, और शाश्वतो है, और सौरभ दास की कास्टिंग वाज ऐसा, मतलब वी वर ट्राइंग टू गेट हिज वाइफ दर्शना टू प्ले यंग भारती। तो हमने बहुत ऑडिशंस करी उसकी, लेकिन और मैंने उसके मेकअप ट्रायल्स भी लिए, सब लिए, बट देन यंग भारती एंड ओल्ड भारती कहीं तो देयर हैज टू बी सम सिमिलैरिटी। बिल्कुल। तो दर्शना के और मेरे चेहरे में वो मिल नहीं रहा था, तो इसलिए हमने उसकी बॉम्बे बुला के उसकी मेकअप ट्रायल्स वगैरह भी कराए। At that point she said my husband is also an actor, तो can he audition for something? अरे वाह। So मेरे बेटे ने उनकी फोटोग्राफ देखी and he said he looks like गोपाल पाठक, उनका फेस बिल्कुल वैसा है, तो उसके ऑडिशन भेजते हैं। And that's how he was cast and he did such a marvelous job in the film. तो ऐसे मतलब मेरे ख्याल से जब चीजें होनी होती है, हाँ, जब लिखी होती हैं खुद ही आ जाती हैं आपके पास। जी बिल्कुल। वेरी अमेजिंग स्टोरीज एंड इनसाइट्स। जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपने जब ये रोल्स किए, बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें भी देखते हैं आप, इफेक्ट होते हैं, लेकिन बट रोज़मर्रा की लाइफ में फिर बॉम्बे तो है ही इतना फास्ट पेस, मूव ऑन हो जाते हैं। दो कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स आर वेरी कमर्शियल एट हार्ट बट हाई इंटेंसिटी रोल्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट, आपको वो वाले रोल्स भी आते होंगे जो एकदम पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट है, लाइट एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, एज अप्रोप्रिएट रोमांस, उन रोल्स को मतलब हम तो चाहेंगे कि आप वो वाले रोल्स भी करो, आपको आई एम श्योर आते होंगे, तो तब आप क्या सिलेक्ट करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या बेसिस है, क्या ऐसा है कि यही चीज़ करनी है या ये तो टच नहीं करना है? नहीं जी अभी तो नहीं आते क्योंकि एज अप्रोप्रिएट है नहीं अभी वो रोमांस लेकिन आया करते थे जी। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूर मैं देखती थी कि उसमें कितना मीट है,
कुछ करने लायक भी है या सिर्फ मतलब मैं आई डोंट वांट टू लुक डाउन अपॉन एनीथिंग, लेकिन एक हर व्यक्ति की अपनी एक कुछ अपने किंक्स होते हैं, अपनी कुछ चाह होती है। तो मैंने अपने आप को कभी ग्लैमर अवतार में देखा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर ग्लैमरस ही दिखना है तो दीपिका और करीना के ऊपर तो कोई नहीं दिख सकता। तो व्हाई डू समथिंग व्हिच यू आर सेकंड बेस्ट, डू समथिंग व्हिच यू कैन डू बेस्ट। तो इसलिए मैंने हमेशा, एंड एक्टिंग हैज ऑलवेज बीन माय पैशन, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ थिएटर एक्टर्स। बिल्कुल। तो हमको तो 3 साल की उम्र में ही थिएटर में हमको स्टेज पे भेजा गया था कि जाके बाल शिवाजी का रोल करो, तलवार पकड़ के खड़े होना था, सारे तरीके के रोल। तो अगर वैसे कमर्शियल फिल्में भी मैंने की है, जैसे तहलका है, पन्हा है जी, तो उसमें उस साँचे में ढलना पड़ता है आपको। वहाँ आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं तो बहुत इंटेंस करूँगी, तो उसमें भी तो बर्फ में लोट के गाने गाए हैं, वो भी तो सब किया है। तो मैंने आई हैव ट्राइड माय हैंड एट एवरीथिंग, और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एंजॉय, मैं तो ये करना चाहती हूँ। Okay, पर अगर हम ऐसा कहें, मैं समझ गया आपकी बात, पर क्योंकि आप प्रोड्यूस भी करते हैं तो कभी ऐसा नहीं, क्योंकि आपका म्यूजिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, एक इमेज हैवी भी हो जाता है इंसान, तो अगर आप खुद ही लिखें, खुद ही बनाएं और खुद ही को कास्ट करें, क्योंकि द पावर इज इन योर हैंड्स, तो ऐसा आपको कभी लगा कि अभी मुझे ऐसा भी कुछ करना चाहिए जो थोड़ा वो आए, तो मुझे कोई रोल दे तो मुझे, मेरे पास कोई आते ही नहीं, या तो मुझे कास्ट नहीं करना चाहते या मुझसे डरते हैं, दो ही चीजें हो सकती है। तो बाय द टाइम, आई मीन, इफ नोबडी इज अप्रोचिंग मी फॉर एनी कैरेक्टर्स, तो मैं वेयर डू आई टेक माय, मैं भड़ास कहाँ निकालूं अपनी? बिल्कुल। तो मैं तो घर के प्रोडक्शन नहीं निकालूंगी। बिल्कुल। तो इसी से मेरा सब क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि लोग डरते हैं, जैसे मुझे तो बिल्कुल नहीं लगी आप डरावनी या इंटिमिडेटिंग, बहुत अच्छे से बात हो रही है। आपके बारे में सबसे मिसअंडरस्टूड बात क्या है? क्या लोग ये सोचते हैं कि पल्लवी बहुत इंटिमिडेटिंग होंगी? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं। अच्छा, देखिए, मेरा सबसे बड़ा मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट मैं बता रही हूँ आपको, जो कि मेरी खुशी की सीक्रेट है, और वो ये है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। इसलिए मैं हंसती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मुझे इतना ट्रोल्स की परवाह है ना कुछ। बिल्कुल। तो मेरे बारे में सोशल मीडिया पे क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। बिल्कुल। हो सकता है लोगों को मैं इंटिमिडेटिंग लगती हूँ, या आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आते नहीं रोज। अनुपम जी ने अभी बस मुझे कास्ट किया था, तन्वी द ग्रेट, सो इट वाज अ नाइस कैरेक्टर, आई लव प्लेइंग इट। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात बोली आपने, सोशल मीडिया नहीं है तो ओपिनियंस की बम्बार्डमेंट ही नहीं होगी। आपने अपना कैरेक्टर स्टार्ट किया था 1973 में, फिर 76, 78, 79 आप करते गए 50 इयर्स हो चुके हैं। यू हैव सीन एवरीथिंग, 3 नेशनल अवार्ड्स, पैलेस सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, टीवी का प्राइम देखा है आपने, सब कुछ देखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुश्किल होगा ये इतनी लंबी जर्नी को कंसाइज करके बताना, बट आप अपने अगर पूरे करियर को देखें तो कौन सा वो एक पॉइंट है या एक डे है या एक मोमेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, आपको लगा कि यार इस दिन के लिए तो मैं मेरे अंदर का आर्टिस्ट जी रहा था? नहीं, वो मेरे हर प्रोजेक्ट के साथ जी, क्योंकि जब आप एक किरदार आप जब चुन के लेते हैं, आई हैव बीन वेरी सिलेक्टिव अबाउट माय कैरेक्टर्स, तो मज़ा आता है काम करने में, और एक सेटिस्फाइंग डे एट वर्क इज ऑल यू नीड। तो शाम को जब घर पे आते हैं, आप 10 चीज़ें होती है घर वालों को बताने के लिए, क्या है मैंने ये किया, सो दैट इज़ योर मोस्ट सेटिस्फाइंग डे। और वो हर प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलते रहना चाहिए, और मुझे मिलता रहा फॉर्चुनेटली। बट आई थिंक द मोस्ट क्रिएटिव फेज ऑफ माई लाइफ आई वुड से वाज व्हेन आई टर्न 40। व्हाई? बिकॉज एट 40 आई रियलाइज्ड कि अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तक तो मैं सीख रही थी, अभी जो मैंने सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसको अभी अप्लाई करने का समय आ गया। तो मेरे ख्याल से ये क्रिएटिव समय मेरा 40 के बाद शुरू हुआ, क्योंकि मुझे तब बहुत सारी बातें मुझे समझ आ गई थी, और वो मैंने अप्लाई करना शुरू किया जी, और फिर मजा आने लगा। अरे मतलब विंग्स टू फ्लाई। बिल्कुल। ओके। तो मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप ऑडियंस को एक डायरेक्ट मैसेज दें कि क्या एक प्राइमरी मैसेज है या क्या एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है द प्रोजेक्ट इज़ एज गुड एज ए कॉन्फ्लिक्ट,
तो अगर हम द बंगाल फाइल्स की बात करें तो कौन सी एक मैसेजिंग है जो आप चाहते हो कि वो क्लियरली जाए ऑडियंस में, चाहे वो जेंजी हो, चाहे मेरे मम्मी पापा हों, और वो सोक इन करें उस बात को? The project is as good as the conflict. ये कहाँ पढ़ा है आपने? मैंने कहीं कहीं पढ़ा है ऐसे कि कहते हैं कि जितना बेहतर कॉन्फ्लिक्ट होगा उतनी अच्छी स्टोरी, और वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट विद इन द स्टोरी। या मुझे लगा कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द फिल्म। नो, क्योंकि हम तो उसी से स्क्रिप्ट का जो मेन प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है। ऑफ कोर्स जी, वो तो है ही। जहाँ मतलब अगर हम स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करते हैं तो आपका एक तो कॉन्फ्लिक्ट पहले 5 मिनट में एस्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छी स्क्रिप्ट कहलाई जाती है। और जितना बड़ा आपका विलन होगा उतनी बड़ी आपकी हीरो की जीत होगी। बिल्कुल। तो ये तो मतलब थंब रूल्स हैं ये तो किसी भी स्क्रिप्ट के। एंड अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट राइटर्स उनका ये मानना है कि एक पॉजिटिव नोट पे कहानी ख़त्म होनी चाहिए। ऑल्दो वी डोंट डू दैट, क्योंकि हम तो जो सिनेमा बनाते हैं हम इसको ट्रूथ सिनेमा कहते हैं। बिल्कुल। तो ट्रूथ सिनेमा में देयर आर नो Endings. हैप्पीली एवर आफ्टर्स, तो वी हैव टू लीव इट सस्पेंडेड इन द एंड। लेकिन हाँ, अगर स्क्रिप्ट राइटिंग की बात हो तो देन देयर आर सर्टेन रूल्स, पैरामीटर्स थ्रू व्हिच यू टेक द ऑडियंस एंड जी, आप लास्ट में उनको निराश ना करो, उनको खुशी खुशी भेज थिएटर दो। से बाहर भेजो। ओके। और अपकमिंग वर्क के बारे में मैं बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाला जो रिलीज़ है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जो अनाउंस्ड है या फिर सेमी अनाउंस्ड है? कुछ नहीं है, अच्छा, कुछ नहीं है फिलहाल। द बंगाल फाइल्स है, मैंने बोला ना मेरे पास नॉट टू मेनी पीपल कम टू मी विद प्रोजेक्ट्स। तो हमने अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है, बट देयर आर 2-3 डिफरेंट आइडियाज दैट वी आर वर्किंग ऑन। ओके। तो अभी उसमें से कौन सी किसका रिसर्च पहले खत्म होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इस फिल्म के बाद तो बिकॉज वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड द फाइल्स ट्रिलॉजी, जी, और मैं बताऊं ट्रिलॉजी बहुत कम लोगों ने बनाई है। बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। दुनिया में बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रिलॉजी पूरी की कंप्लीट है। करी है। जी जी। तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तो मैं तो विवेक को मैंने सोचा है कि मैं उनको 1 महीना काम नहीं करने दूंगी। मैं कहूँगी टेक सम रेस्ट बिकॉज यू बीन सक्सेसफुल एट डूइंग समथिंग। इसके बाद एंजॉय करिए इस बात को। एंड ऑल्सो आई थिंक यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ थोड़ी सी आपको एक मेंटल स्पेस भी चाहिए। थोड़ा सा आप अपना हार्ड डिस्क थोड़ा सा इरेज कर ले तो कैपेसिटी बढ़ जाती है नया डेटा आने के लिए। बिल्कुल, वो क्लैरिटी, थोड़ा सा वो लल जरूरी होता है। जी बिल्कुल। थैंक यू पल्लवी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप बहुत सारे मेकर्स से इंटरव्यू देखें और आपको ऐसे कमर्शलाइज रोल्स में मिलें ताकि हम फिर से मिलें। थैंक यू, थैंक यू अमर। थैंक यू।